हाँ जी, सुबह हमने न्यूक्लिक एसिड किए थे। तो न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको बताया था जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दे आर एक्चुअली पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के बताए थे, एक बताया था डीएनए और एक आपको बताया था आरएनए। ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये जो है ये 3 यूनिट से बने होते हैं। एक इनमें शुगर होती है, एक बेस होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। जो शुगर होती है, अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए में जो शुगर होती है वो होती है राइबोस। और सॉरी, डीएनए में जो शुगर होती है वो होती है 2 डीऑक्सी राइबोस और आरएनए में जो शुगर होती है वो होती है राइबोस। इसके अलावा मैंने आपको कहा इसमें एक बेस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड में। तो न्यूक्लियोटाइड में दो तरह के बेसिस हो सकते हैं, एक बोलते हैं प्यूरिन। प्यूरिन बेसिस होते हैं एडेनिन और ग्वानिन को। स्ट्रक्चर नहीं आपने याद करना है, याद हो जाता है अलग बात है। स्ट्रक्चर शुगर का आ सकता है। और पिरिमिडिन, तीन तरह के बेसिस होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। लेकिन डीएनए में सिर्फ थायमिन होता है, यूरासिल नहीं होता है। और आरएनए में यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता है आरएनए में। तो ये मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था डीएनए और आरएनए की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये वाले हमें हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट मिलते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलती है, 2 डीऑक्सीराइबोस। फॉस्फोरिक एसिड मिलता है और एक बेस मिलेगा। अगर डीएनए का एक सेगमेंट ले रहे हैं, सेगमेंट जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड है, तो जितने भी बेसिस होंगे उस सेगमेंट में, अगर एक न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड में इनमें से कोई भी बेस मिलेगा। ऐसे ही आरएनए में भी, आरएनए का अगर आप न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं तो एक राइबोस शुगर मिलेगी, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा और एक ये वाला, इनमें से कोई एक बेस मिलेगा। अब बारी आती है, एक बताया था न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, दोनों में डिफरेंस बताया था। मैंने ये बोला था जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या होता है, बीच में शुगर होती है, इस साइड बेस जुड़ा होता है, इधर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। जबकि न्यूक्लियोसाइड में अगर आप ध्यान से देखें, न्यूक्लियोसाइड में शुगर के साथ बेस अटैच होता है, ये वाला ग्रुप अटैच नहीं होता। इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद हमने ये बताया, जो हमने शेयर किया उस टाइम बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं। अब ये देखिए, ये एक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड की, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा होगा। जो 5 डैश पोजीशन है एक शुगर की, या इस शुगर में आप देखेंगे 3 डैश, तो एक शुगर की 5 डैश पोजीशन 3 डैश जो है उससे जुड़ी होगी। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो ये 5 डैश 3 डैश अटैचमेंट होगी। और ये जो लिंकेज बनती है इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये सुबह किया था। तो इस तरह से पूरी चेन बनेगी, 5 डैश 3 डैश के साथ जुड़ा होगा, फिर अगला 5 डैश उसके अगले 3 डैश से जुड़ा होगा। इस तरह से पूरी चेन बनेगी। इसमें मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रोटीन में, जैसे प्रोटीन में कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड या अमाइड लिंकेज। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जो अभी आपको बताई थी। ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएंगे। और कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो अब आपको मैंने ये बताया कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड जो है, अगर आप यहां भी ध्यान से देखें, बीच में अगर आप देखें, ये शुगर, शुगर जुड़ा हुआ है, इधर बेस है, ये दूसरी शुगर हो गई, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, फिर शुगर हो गई, इस तरह से ये चेन बनेगी। तो ये जो चेन बनती है, ये जो सीक्वेंस बनती है, ये आप देखें, शुगर के एक साइड बेस लगा हुआ है, एक साइड फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, फिर शुगर के इस साइड बेस है, इधर फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, ये बेस का फर्क होगा। कहीं पे जी बेस आ जाएगा, कहीं पे ए आ जाएगा, कहीं पे टी आ जाएगा, कहीं पे सी सी आ गया। तो ये जो सीक्वेंस होती है डीएनए में या आरएनए में कि पहले कौन सा बेस का न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, फिर कौन से बेस का जुड़ा हुआ है, फिर कौन से का जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है उसको हम लिखते कैसे हैं कॉपी में, ऐसे करके लिख देते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एग्जांपल दे दिए, जी ए कुछ भी, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है। ये बताता है कि पहले ए मतलब एडेनिन है, फिर उससे एडेनिन जुड़ा हुआ है, उसके बाद साइटोसिन जुड़ा हुआ है। या फिर अगर मान लो मैं कुछ ऐसे कह दूं, ये टी यू, या सॉरी, टी यू इकट्ठे नहीं होंगे, ये जैसे मैंने गलत बना दिया था। टी यू इकट्ठे क्यों नहीं होंगे, किसी भी चेन में या तो टी होता है या यू होता है। मैं कह रही हूँ किसी भी चेन में, अगर मान लो मैं क्वेश्चन ये दे देती हूँ
मैं कहूंगी इसमें गलती क्या है, टीयू इकट्ठे नहीं होंगे कभी भी नेचुरल पॉलीमर में, क्यों? क्योंकि टी मैम या क्योंकि अगर दोनों अलग अलग डीएनए से। है, हाँ क्योंकि टी डीएनए में प्रेजेंट होता है और डीएनए में यू नहीं होता है, और आरएनए में अगर अगर हमारा आरएनए में क्या कहते हैं, आरएनए में अगर यू है तो उसमें टी नहीं होगा। तो इस तरह से हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को लिखते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो डीएनए का ये बता रहे हैं कि जो डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, कि ये जो एक चेन है, अब मैंने आपको बता दिया, ये मान लीजिए ये एक चेन है, इसके अंदर ए सी टी सपोज, फिर ए जुड़ा हुआ है, फिर आपका ए जुड़ा हुआ है, ये पूरी एक जो चेन है जो 5 डैश से 3 डैश तक चल रही है, ये एक चेन हो गई। अब डीएनए में क्या होता है, इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था वो दिया था वेटसन और क्रीक नाम के साइंटिस्ट ने। इसने कहा था कि डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे गुत बनाते हैं ना, दो दो बल लेने हैं, 3 बल नहीं लेते हैं वो, जो गुत बनाते हैं उसमें तो 3 हिस्से करते हैं ना बालों के, ये 3 हिस्से नहीं करने हैं, इस तरह से करने हैं कि 2 हिस्सों को ऐसे लपेटते जाओ। तो इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। एक चेन अगर 5 डैश से 3 डैश है तो दूसरी चेन जो है वो 5 डैश से ऊपर 3 डैश पे जाएगी। तो हमने इसका ये डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं करना है, वो रेप्लिकेशन में आता है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स। ये एक चेन है जो 5 डैश से 3 डैश तक है, और जो दूसरी चेन है मैं उसको बना देती हूँ ब्लू से। ये देखो, ऊपर 3 डैश से नीचे 5 डैश, मतलब ऊपर का कोना इसका 3 डैश फ्री होगा, इसका 5 डैश, और जबकि जो दूसरी चेन है उसका ऊपर से 5 डैश फ्री होगा, नीचे से 3 डैश। तो इस तरह से ये चेन है। अब ये चेन उलझी हुई है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई फोर्स होगा जिसकी वजह से ये चेनें क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये कह रहे हैं ये जो चेनें हैं ये आपस में जो जुड़ी हुई है, ये रेंडमली नहीं जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। और वैसे भी आपने प्रोटीन में भी किया था, प्रोटीन में भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं है किसी के बीच में भी बन जाएगा। Two nucleic acid chains are wound about each other and held together by hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं है किसी के बीच में भी बन जाएगा, इट इज फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस। मतलब अगर इस चेन में ए होगा तो उसके सामने टी होगा, और जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है उसका डायग्राम मैं जरूर आपको बता दूंगी, लेकिन वो कोर्स में नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर इस चेन में एडेनिन होगा तो उधर सामने की तरफ उतना ही थाइमिन होगा। अगर एक चेन में एडेनिन मान लो 3 है, तो जो दूसरी चेन होगी उसमें अगर मान लो एक चेन में 3 एडेनिन है तो दूसरी चेन में क्या होंगे, 3 थाइमिन होंगे, क्योंकि एडेनिन हमेशा थाइमिन के सामने मिलेगा या थाइमिन के सामने एडेनिन मिलेगा। उसके बाद एडेनिन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, और ग्वानिन बनाता है साइटोसिन के साथ। इसका मतलब ये जो 2 चेन्स आपस में उलझी हुई होती हैं, ये आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है कि अगर इसमें ए है तो उसमें भी ए होगा, नहीं। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अगर यहाँ पे ए है तो सामने क्या होगा, टी। अगर यहाँ पे जी है तो सामने क्या होगा बेटा, सी। और अगर यहां मान लीजिए सी है फिर से, तो सामने क्या होगा, जी। सामने क्या होगा, जी। जी, ये देखिए, इसका मतलब अगर मैं एक चेन दे दूं तो इसके सामने वाली चेन क्या होगी, ए और जी का नहीं बन नहीं। वही तो खासियत है कि स्पेसिफिक पेयर बनता है, वही इसकी जो है स्पेशलिटी है कि बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ए के सामने जी है, फिर ए के सामने क्या होगा, जी होगा। क्योंकि मैं अगर एक चेन की सीक्वेंस बता दूं तो आप डीएनए की दूसरी चेन की सीक्वेंस बता सकते हैं। सॉरी, मैंने गलत बता दिया ना, ए के सामने टी टी होगा, फिर होगा। ए के सामने टी होगा, जी है तो उसके सामने सी होगा, इस तरह से होगा। वो अभी हम क्वेश्चन बताएंगे। तो इसका मतलब एक तो क्वेश्चन आता है भाई स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दो, तो ये आप ऊपर वाला एक्सप्लेन कर देंगे कि इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है,
इसमें दोनों जो चेन्स होती हैं दे आर बॉन्ड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस. Adenine form hydrogen bond with thymine, cytosine form hydrogen bond with guanine. बाकी इसका जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी और एलोबरेटिव स्ट्रक्चर होता है वो आप बीएससी या एमएससी में करेंगे, जहां पे ये 5' और 3' की बात बताते हैं. उसके बाद ये जो स्ट्रैंड्स, एक और क्वेश्चन आता है, ये दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं. ये दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? बिकॉज दीज टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस. क्योंकि एक लाइन की, एक चेन की सीक्वेंस दूसरी चेन की सीक्वेंस क्या कर रही है? डिसाइड कर रही है. कह रहे हैं ना, सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड फिक्सेस द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन अदर स्ट्रैंड. तो अगर एक चेन के, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देख लीजिए. कह रहे हैं अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड में, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज सीक्वेंस ये वाली, तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या होगी? तो आप ये देख सकते हैं, ए की जगह टी लिख दिया, टी के सामने क्या लिख दिया? ए लिख दिया, सी के सामने जी लिख दिया. देखिए कि अगर पेपर में कभी आ जाए कि एक चेन की सीक्वेंस दे रखी है तो आप दूसरे की दे सकते हैं. यस मैम. ठीक है. और एक चीज और भी आ सकती है, ये भी बोल सकते हैं कि एक डीएनए का सैंपल है, उसमें ए जो है, मुझे उसकी मान लो कंसंट्रेशन, उसकी मैंने हाइड्रोलिसिस की, ए की कंसंट्रेशन मुझे 20 कुछ मिली, 20 नहीं या 2 मोलार मिली, सपोज. तो टी की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 2 मोलार. क्यों? क्योंकि जितने ए होंगे उतने ही क्या होंगे? टी होंगे. क्योंकि आप डीएनए के 2 स्ट्रैंड की बात कर रहे हो, अगर उनको तोड़ोगे तो जितने ए मिलेंगे उतने ही टी मिलेंगे, या जितने टी होंगे उतने ही ए मिलेंगे. तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है. अभी मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी. ये देखिए, मैंने कहा है ना, ए टी के साथ जुड़ा होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं. तो आपने पेपर में ये स्ट्रक्चर नहीं बनाने, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ए टी से जुड़ा होता है, जी सी से जुड़ा होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू. ये स्ट्रक्चर नहीं करने हैं हमने, ये वाले जो मैंने लिखा है बस वही करना है. बाकी इतना समझ में आता है. अगर किसी को डीएनए में यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए. कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड आपस में उलझे हुए होते हैं, एंड दे फॉर्म स्पेसिफिक hydrogen bond between specific pair of bases, and these two strands are complementary, not identical. तो जब आप डीएनए की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जितने आपको ए होंगे उतने ही टी मिलेंगे, और जितने आपके पास जी होंगे उतने ही क्या मिलेंगे? सी मिलेंगे. मतलब हमें रिलेशनशिप मिलेगी किसके बीच में? बेसिस के बीच में. क्योंकि जितने ए है उतने ही तो टी मिल रहे हैं, या जितने सी है उतने ही जी मिल रहे हैं. ठीक है. यस मैम. ये किसी ने याद नहीं करना है, ये तो मैंने वैसे बताया आपको. अब बेटा लास्ट जो चीज बताने वाली आती है वो ये आती है कि आरएनए के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, आरएनए का सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके बस यहाँ पे बेसिस लगे होते हैं. बाकी वो अपने आप में उलझा हुआ होगा, समटाइम फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ. तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया आरएनए और डीएनए के बीच में. क्या हो गया? डीएनए जो है, डीएनए जो है इट एग्जिस्ट एज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, व्हाइल आरएनए हैज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. ठीक है. ठीक है. यस मैम. यस मैम. अच्छा, अब बेटा ये जो है ना, ये अभी मैं आपको, ये अभी मैं बाद में बताती हूँ, पहले एक चीज और सुनिए. डीएनए और आरएनए में फर्क. डीएनए जो है वो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन बनाता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, या इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. लेकिन बेटा जो कोड होता है, जो डीएनए का जो कोड का मतलब यह है कि कौन सा प्रोटीन आपकी बॉडी में बनेगा. मान लो इंसुलिन बनेगा या कोई और बनेगा, वो इंफॉर्मेशन देता है डीएनए.
मतलब आरएनए सिर्फ एक तरह का ये कह सकते हैं सर्वेंट है। जो ममालिक है वो कौन है? डीएनए। डीएनए उसको, डीएनए के पास कोड होता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, फिर डीएनए क्या करता है? आरएनए को मैसेज देता है, तो ये है मैसेंजर आरएनए। 3 तरह के आरएनए होते हैं, ये एक ही बार पेपर में क्वेश्चन आया था। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था और बड़ा सिंपल सा पूछा था, राइट 3 टाइप या राइट टाइप्स ऑफ डीएनए, बस एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए। तो ये फुल शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं, ये पूरा स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है। एम का मतलब है मैसेंजर, मैसेज लेके जाएगा ये। तो ये जो है ना, किस तरह से प्रोटीन बनता है, डीएनए कैसे कोड भेजता है आरएनए को, वो पूरा मैकेनिज्म है। वो एमएससी में मैकेनिज्म आता है या बीएससी फाइनल ईयर में आता है, तो वो हम तब करते हैं मैकेनिज्म। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके जाता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। और राइबोसोम, राइबोसोम आपने पढ़ा होगा कि सेल के अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनलीज होती हैं, जैसे हमारे अंदर ऑर्गन होती है, हार्ट होता है ना, किडनी होती है, ऐसी जो सेल होता है उसके अंदर छोटी छोटी ऑर्गन्स होती हैं, पर उनको ऑर्गन्स नहीं बोलते, ऑर्गेनलीज बोलते हैं। उसमें एक राइबोसोम्स भी होते हैं ऐसे करके। तो राइबोसोम्स का जो आरएनए होता है वहां पे प्रोटीन बनता है। तो आपको वो चीजें नहीं आएंगी, पर यही आएगा, टाइप्स ऑफ आरएनए लिखो, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो इसका मैंने पूरा जो है फुल फॉर्म लिखवा दी है। तो सबको समझ में आया ये वाली बात? यस मैम। ठीक है, ये लास्ट ही है, मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। एक चीज और, डिफरेंस के अंदर अगर आप डीएनए और आरएनए का डिफरेंस, जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी, वो आगे है डिफरेंस। बाकी आप जो मैंने दूसरे पेजेस दिए वो सिर्फ समझाने के लिए दिए। अब देखिए, अब आपको ये समझ में आ गया, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, आरएनए का सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, आरएनए बेसिकली साइटोप्लाज्म में ज्यादातर हिस्सा इसका पाया जाता है। बाकी डीएनए के पास इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, लिखा है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि एक और भी लिख सकते हैं कि डीएनए के पास मैसेज होता है, प्रोटीन कौन सा बनेगा। अब एक चीज और लिखी है, ये लिखा है डिफरेंस, डीएनए के अंदर सेल्फ डुप्लीकेट होने की कॉपी है, मतलब कैपेबिलिटी है। सेल्फ डुप्लीकेशन को सेल्फ रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। आरएनए सेल्फ डुप्लीकेट नहीं होता है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? तो ये जो है ना, ये वैसे हमारे कोर्स में नहीं है क्योंकि सिंथेसिस नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ। क्या होता है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। जब डीएनए की कॉपी बनती है तो ये क्या होता है, ये स्ट्रैंड जो है खुल जाता है, खुल जाता है। तो आपको पता है एक साइड 3' है, तो एक साइड क्या होगा यहाँ पे 5' और इधर 3'। तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक और चेन बनती जाती है, मतलब हर एक स्ट्रैंड के साथ। और आपको पता है जहां ए होगा उसके सामने टी आ जाएगी। तो हर एक चेन जो है ना, वो अपने सामने एक नई चेन बना लेती है। और डीएनए एक होता है, उससे कितनी कॉपी बन जाती है? 2 बन जाती है। 2 से कितनी बन जाएंगी? 4। 4 से कितनी बन जाएंगी? 8। तो डीएनए जो है ना, वो अपनी ही कॉपी बना सकता है। तो अब वो पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखें, डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है, एग्जैक्ट कॉपी। और उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है, या सेल्फ डुप्लीकेशन। तो आप इतना डिफरेंस याद रख लीजिए, आरएनए अपनी कॉपी नहीं बनाता है, डीएनए बनाता है। आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, अगर मान लो पुराने बाल झड़ जाते हैं, नए आते हैं, तो उसका डीएनए सेम ही तो रहता है कि अलग अलग हो जाता है? सेम रहता है कि अलग रह जाता है? बताइए। ठीक है, अब ये देखो, अब ये डीएनए के डिफरेंस को देख लो ध्यान से। स्ट्रक्चरल डिफरेंस, स्ट्रक्चरल डिफरेंस मतलब उसके जो स्ट्रक्चर में फर्क है, काम में फर्क है, वो तो मैंने आपको बता दिया, वो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सेल्फ रेप्लिकेट होता है। अब ये देखो, डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इसका सिंगल स्ट्रैंड। इसमें 2 डीऑक्सी, याद रखिए यहाँ पे लिखना होता है 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट है, इसमें राइबोस। दोनों के अंदर साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन मिलता है, लेकिन आरएनए में यूरासिल मिलता है, इसमें थाइमिन मिलता है। जो हमने पढ़ा है बस वही चीज हमने करी है यहाँ पे। तो ये जितनी भी फोटोज वगैरह मैंने आपको दी हैं, इनको नहीं याद करना है कि आप स्ट्रक्चर याद करने लग जाए। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद मैं बताऊंगी।
क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को ना समझ में आया हो तो मुझे पूछे। चलिए मैं बता देती हूँ। ये कह रहे हैं प्रोडक्ट बताओ। अब किसके प्रोडक्ट बताओ? जब न्यूक्लियोटाइड, कौन से न्यूक्लियोटाइड? जो डीएनए से आया हो और उसमें क्या हो, थाइमिन हो। अब आपको पता है न्यूक्लियोटाइड में एक बेस होता है, एक शुगर होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, ये डीएनए के 3-4 सैंपल नहीं है कि डीएनए में थाइमिन भी है, तो शुगर तो वही मिलती। अब देखिए इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आपको पता है 2-डीऑक्सी इतना भी लिख दे तो ठीक है, बीटा डी नहीं लिखना, कोई बात नहीं, से हटा दो। तो एक आपको मिलेगी शुगर, फॉस्फेट ग्रुप की हाइड्रोलिसिस होगी, उसमें पानी ऐड होगा, तो क्या मिलेगा? फॉस्फरिक एसिड। और बेस उन्होंने खुद ही बताया हुआ है थाइमिन। अगर बेस ना बताया होता तो आप लिख देते एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन में से कोई एक मिलेगा। मान लो इन्होंने बोला क्या होता, मेरे पास डाई न्यूक्लियोटाइड है। डाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब जिसमें कितने बेसिस हो? 2। तो फिर यहाँ 2 बेसिस आ जाते। अच्छा, अगर मान लो इधर आरएनए होता तो क्या फर्क होता? कोई बच्चा बताए। अगर मान लो ये यूरासिल आरएनए का का न्यूक्लियो यूरासिल शुगर का बदल जाती है और यूरासिल होते हैं। यूरासिल हो जाता है वो। वेरी गुड, शुगर बदल जाती, यूरासिल। हाँ बस, यूरासिल आ जाता है। या राइबोस आ जाता बस। हाँ, और ये जो थाइमिन भी नहीं होता वहां पे, या थाइमिन भी नहीं होता, यहाँ पे कोई और ए दिया जी होता। सी या यू हो सकता था। हाँ मतलब कोई भी दिया हो सकता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखिए, ये नहीं कि मान लो क्वेश्चन में मान लो दिया होता एडेनिन है मेरे पास और ये जो है आरएनए का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो क्या मिलता? राइबोस मिलती, फॉस्फरिक एसिड मिलता, और क्या मिलती मुझे? एडेनिन मिलता। सबको ये समझ में आ गया? हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट अगर आते हैं, हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट किस किस के आ सकते हैं? वो जो ग्लूकोज में मैंने कार्बोहाइड्रेट में बताया था, है ना, जैसे सुक्रोज का बताया था, उसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोस मिलेगा, है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोस। माल्टोस में भी बताया था, और उसके बाद लैक्टोस में बताया था, तो सबके याद कर लीजिएगा। फिर मैंने बताया था प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होंगे क्या? प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा? अमीनो एसिड मिलेगा, उसमें तो अमीनो एसिड मिलेंगे। अब आती है डीएनए और आरएनए की हाइड्रोलिसिस, या डीएनए और न्यूक्लियोटाइड की हाइड्रोलिसिस। तो याद रखिए, एक शुगर मिलती है, अगर डीएनए है तो 2-डीऑक्सी, अगर आरएनए है तो राइबोस। बाकी फॉस्फरिक एसिड मिलेगा, या फिर कोई बेस मिलेगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ये डीएनए के लिए होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल ये किसके लिए होते हैं? आरएनए के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें गड़बड़ करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर ये पढ़िए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए। किसी को क्वेश्चन समझ में आया हो तो मुझे बता दे। अच्छा, जब डीएनए की अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी पीछे बार बार जब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया था, जब मैंने बोला था डीएनए का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो मैंने ये क्या कहा था? जितने ए होंगे उतने ही टी मिलेंगे अगर हाइड्रोलिसिस करूंगी। डीएनए का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगी, मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ूंगी, तो जितने ए होंगे उतने टी मिलेंगे, और जितने जी होंगे उतने क्या मिलेंगे? सी मिलेंगे। यही बोला था। ये क्यों मिलते हैं? क्योंकि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, एंड these two strands are joined by hydrogen bond between specific pair of bases। यही बताया था, यही यस बोला मैम। था, है ना। अब ये कह रहे हैं जब आरएनए की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं आता बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट बेसिस। इससे आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है आरएनए एज सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर, इट डू नॉट एग्जिस्ट एज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन अगर किसी को समझ में ना आया हो तो मुझे अभी बताए, मैं दोबारा बताऊं। मैंने ये कहा है इस क्वेश्चन में कि जो
बेसिस है, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं मिलता। अब आप कहेंगे रिलेशनशिप क्या होता है, आप डीएनए याद रखिए, उसमें कहा था, क्या कहा था, जितने ए मिलेंगे, अगर आप डीएनए की हाइड्रोलिसिस करेंगे पूरे सैंपल की, मान लो डीएनए में 100 बेसिस हैं, तो आप ये देखेंगे कि ए, जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे, या जितने जी होंगे उतने ही आपको क्या मिलेंगे, सी मिलेंगे। क्यों क्यों मिलते हैं? बिकॉज डीएनए हैज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर एक स्ट्रैंड में ए प्रेजेंट है तो दूसरे में टी होगा, अगर इधर टी है तो उधर ए होगा, या इधर जी है तो उधर सी होगा, या इस साइड वाले स्ट्रैंड में सी है तो वहां जी होगा। लेकिन आरएनए में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं मिलता है। इससे इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इट डज नॉट हैव डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। समझ आ गया ये? कुछ यस मैम। यस मैम। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आप देखिए, कह रहे हैं अगर डीएनए के एक फ्रेगमेंट में ये सीक्वेंस है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में क्या सीक्वेंस होगी? ये क्वेश्चन कर लेंगे आप? यस मैम। अब आप खुद लेंगे मैम। सोचिए, टी के सामने ए लिख दिया, जी के सामने सी लिख दिया, यस मैम। ये सब कर लेंगे ना? तो हाँ, ये Yes, अब ma'am. क्वेश्चन ही ma'am. डिस्कस कर रही हूँ। अब ऐसे ये देखिए, डीएनए और आरएनए का क्या मतलब है? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? डीएनए में कौन सा प्यूरिन और कौन सा पिरिमिडिन प्रेजेंट होता है? तो देखिए, डीएनए प्यूरिन किसे बोलते हैं? एडेनिन ग्वानिन को। तो दोनों को, इन्होंने तो ऐसे लंबा लंबा सा लिख दो, आप सिर्फ लिख दो डीएनए। प्यूरिन कौन सा है, पिरिमिडिन कौन सा है? आरएनए, प्यूरिन कौन सा है, पिरिमिडिन कौन सा है? तो डी ए और जी, डीएनए में इसमें सी और टी होता है, इसमें पिरिमिडिन कौन सा होता है? सी और यू, इसमें ए जी। तो पूरा लिख दो एडेनिन ग्वानिन। तो ढंग से लिखो, जरूरी नहीं इनकी लैंग्वेज लिखनी है। अब ये कह रहे हैं किस न्यूक्लिक एसिड का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है? डीएनए का, ठीक है, डीएनए का। यस मैम। अब ये कह रहे हैं जीन किसे बोलते हैं? असल में डीएनए का वो हिस्सा, डीएनए में ना कई अलग अलग, जब डीएनए का आप कॉलेज में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो उसके कुछ हिस्से होते हैं, जैसे हमारा जो क्रोमोसोम है उसका प्रोटीन होता है, तो इसका डीएनए का वो हिस्सा, सेगमेंट, जिसके पास प्रोटीन कौन सा बनेगा उसकी कोडिंग होती है, कोड होता है उसके पास, इंफॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं जीन, जो इसका वर्किंग पार्ट होता है। तो यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ना, डेफिनेशन लिखी थी तो मैंने बता दिया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कौन सा डीएनए या आरएनए में मिलेगा? तो पहले ध्यान से सुनिएगा, ए, क्या ए कहीं मिलेगा? ए रेशो ए, जितने ए है उतने ये, नो मैम। ये पेयर मिलेगा कभी नहीं, क्योंकि No, ए के साथ ma'am. कभी ए नहीं हो सकता, ए के साथ क्या हो सकता है? टी हो सकता है। टी हो सकता है। अब ए टी, अब अगला Yes, देखते हैं, ma'am. ए टी, डीएनए ए टी, डीएनए ए टी, ये डीएनए में मिलेगा, मिलेगा। क्योंकि टी जो है बेटा वो हमेशा जो है किसमें मिलता है? डीएनए में। अब ऐसे डीएनए में। टी देखो, मैम टी देखो, डीएनए ये भी हमारा डीएनए में मिलेगा। और जीसी भी मैम डीएनए में मिलेगा। हाँ, और जीसी, ये दोनों ही मिलेंगे, ये दोनों ही। विच ऑफ देम इन आरएनए? तो जी ए के साथ कभी नहीं मिलता, नो ए यू के साथ जो है, यू के साथ जो है बॉन्ड ही नहीं बनाता कभी भी। तो ये आपका जो है, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ भी लगती है, इसका ये चाहे आप छोड़ दीजिएगा, वैसे ही याद रखिएगा, इसको मत करिएगा, क्योंकि आरएनए में तो डबल स्ट्रैंड बनता ही नहीं है। हाँ, वो अपने ऊपर फोल्ड हो रखा होता है, तो इसमें मुझे इसकी थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि अगर ये है तो ये भी प्रेजेंट होगा जीसी, लेकिन इसमें नहीं लिखा, चलो इसे छोड़ देते हैं। बाकी इसलिए मुझे ये क्वेश्चन 25 छोड़ दीजिएगा। अब ये देखो, अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसा है तो दूसरा कैसा होगा? तो आप लिख सकते हैं आराम से, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि मान लो मैंने ये दे दिया और कुछ बच्चे उसको उल्टा यहाँ से लिखने, नहीं, ये ऐसे दिया तो इसके सामने ही लिखो कि ए के सामने क्या होगा? टी टी जी जी, और ए। ठीक है। इसके बाद ये वाला, ये कह रहे कार्बोहाइड्रेट के दो फंक्शन बताओ, एक तो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, एक बायोफ्यूल होता है, ये तो ऐसे ही लिखा है। बाकी कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि वो कायरल होते हैं, क्योंकि उनके पास कौन से कार्बन एटम होते हैं? कायरल कार्बन होते हैं, इसे एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल देते हैं। बाकी 3 तरह के डीएनए बताइए, सॉरी आरएनए बताइए,
या 3 तरह के न्यूक्लिक एसिड बनाइए जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं। तो ये रहे अमीनो एसिड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन जो कि ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। बाकी लिखा है अमीनो एसिटिक एसिड। अब आप कहें, अब कुछ बच्चे ना ये बोले ये अमीनो एसिटिक एसिड कौन सा होता है? बेटा ग्लाइसिन को बोलते हैं, नाम याद रख लो। ग्लाइसिन का ज्विटराइन बनाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अमीनो एसिटिक एसिड, अब कोई बच्चा बोले मुझे नहीं समझ में आया, तो बेटा एसिटिक एसिड किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं, कह रहे अमीनो एसिटिक एसिड। इसका मतलब ये हटाइए, यहाँ पे अमीन लगा दीजिए NH2। बाकी ये तो ये क्या है? ग्लाइसिन है। तो किसी बच्चे को अगर अमीनो एसिटिक एसिड दिख जाए तो वो ग्लाइसिन ही है। उसका क्या बनाओ? ज्विटराइन बनाओ। तो ज्विटराइन मैंने आपको बोला 2 के आते हैं ज्यादातर बनाने, एक ग्लाइसिन का और एक जो था एलानिन का। उसके बाद बेटा आते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, इसमें ना न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा है। देखो इन्होंने बता दिया है, बीच में राइबोस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो पेंटोस शुगर। पहले आप लिख दीजिए पेंटोस शुगर, बेस, बेस इस साइड लिख दीजिए, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप लिख दीजिएगा, फॉस्फेट। ठीक है, तो ये इन्होंने अलग अलग लिख दिया है कि RNA में राइबोस होगा, इसमें ये होगा, तो वो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ये ऐसा कम ही आता है, पर फिर भी याद रखिएगा। ज्विटराइन किसे बोलते हैं? जो कि डाइपोलर आयन जो न्यूट्रलाइज होता है। तो बाकी अमीनो एसिड्स, कितने अमीनो एसिड हैं टोटल? मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली नेचर में कितने अमीनो एसिड 20. मिलते हैं? 20 20। तो बस यहीं पे जो है ना आपका चैप्टर एंड होता है। किसी ने अगर कुछ पूछना हो मेरे से अभी पूछ लीजिए, DNA RNA से रिलेटेड, क्योंकि अभी है हमारे पास 5 मिनट, 2-3 मिनट है। मैम हाँ मैम आपने जैसे बताया कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बिटवीन आता है, तो मैम पेपर में अलग से मैम स्ट्रक्चर का डिफरेंस बिटवीन और अलग से डिफरेंस बोलेगा मैम? बेटा अगर डिफरेंस बोलता है तो कोई भी लिख दो। यस लेकिन मैम। NCERT में अगर आप क्वेश्चन देखोगे उसमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन DNA RNA, राइट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन। तो आप ये ऐसे ही लिख दें तो इसमें अपने आप ही टीचर देख लेगा। इसमें ये जो शुरू के 2-3 है ये तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हो गए, नीचे के 3 जो है वो आपके क्या हो गए? फंक्शनल। फंक्शनल। ओके ठीक मैम। है, तो वो मैं इसलिए बोल रही हूँ, वो पीछे लिखा हुआ है ना, इस